निषेधाज्ञा कि साहब ये इनको रोका जाए। अब सवाल है कि आपके कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट काम में चली गई, वो कुछ वैल्यूएशन और लिमिटेशन इधर उधर भटक गई। सवाल है कोर्ट को ये देखना है कि क्या प्राइमा फेसी एनी कॉज ऑफ एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ। आप लोग कभी वाद कारण पे नहीं जाते, बाकी सब साहब वो कोर्ट फीस कम है नहीं हमने क्या उसे थ्रेशोल्ड पे, इस पे क्या सिचुएशन है, मैं बता कोर्ट शुड गिव ए अपॉर्चुनिटी और नॉट। So the purpose is नॉट आफ्टर यू फाइल ए रिटन स्टेटमेंट, कैन कोर्ट नॉट मेक जो शुद्ध लॉ के पॉइंट है, और अगर वो फैक्ट और वो है तो कैन इट नॉट मेक और लीगल इश्यूज वो सुन के कैन नॉट दे मेक at the end of the judgment anything can be done. But the problem is framing of issues, and then court can see कि what are the legal issues and what are the questions of fact and law. मतलब पर्पज इज दैट आज कोई व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी है 1.5 करोड़ की, उसका 2000 का वैल्यूएशन करके सूट चलाता है 10 साल, और फिर कोर्ट बोलती नहीं साहब आपको तो 1.5 लाख रुपए कोर्ट फीस देनी थी। सो आई एम बीन अननेसेसरी हैरास बिकॉज किसी ने 200 रुपए की कोर्ट फीस लगा दी और 1.5 लाख रुपए देना था, 1.5 लाख रुपए में हिल बी डेटर्ड, वो सूट नहीं फाइल करेगा क्योंकि उसके बाद 1.5 लाख देने को नहीं है। मैं दूसरी बात कहूं, कोर्ट फीस इज बेसिकली मैटर बिटवीन कोर्ट एंड प्लेंटिफ। सो देन इट इज नहीं तो प्रिलिमिनरी इशू बना के फाइल रिटन स्टेटमेंट, प्रिलिमिनरी इशू बना के कोर्ट देखेगी। ये अगर 7/11 की स्टेज पे ही डिटरमिन हो सकता है। नहीं उसमें सर सेक्शन देखिए यहाँ अपन एक पन्ने की एप्लीकेशन लगाते हैं है ना 7/11 की, वहां अपन रिटन डिटेल और पूरी बात बताते हैं उसमें, जो कि इसमें कभी नहीं आती है। आई हैव नेवर सीन के डिटेल 7/11 अपने आपन कहते साहब वाद मूल्यांकन इतना है ना, अब वो वाद मूल्यांकन तो कोर्ट देखेगी, विल गिव मी लिबर्टी टू विथड्रॉ, और आफ्टर फाइलिंग कोर्ट विल फ्रेम इशूज and all questions regarding valuation, jurisdiction, that has to be done at a preliminary stage only. That is my submission. नहीं there is a difference। 7/11 में जब कोर्ट ऑब्जेक्ट करती है तब आपका रिटन स्टेटमेंट नहीं होता, कोर्ट को केवल प्लेंट देखनी होती है 7/11 की स्टेज पे, और व्हेन यू फाइल ए रिटन स्टेटमेंट तो कोर्ट के पास एक अलग जुरिडिक्शन होता है, और इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एट द एंड ऑफ द जजमेंट तो कोर्ट पे तब पूरे फैक्ट होते हैं। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्शन 7/11 है ना, तो ये है तो फिर मतलब सर उससे ये हो जाएगा कि फिर देन ऑर्डर 7 रूल 11 विल बिकम अ डेड लेटर बिकॉज एवरीथिंग विल हैव टू बी डन आफ्टर ट्रायल। नॉट नेसेसरी। अभी 2 दिन पहले मैंने एक केस किया, उनका ये था कि साहब हमें एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उनका ये कहना था कि साहब हमको ये माइनिंग का पट्टा दिया जो कि 2020 से खारिज हो गया है ना, वो उसकी 4 जनवरी 2020 को वो खत्म हो गया। बोले 4 जनवरी 2020 के बाद हमने वो किया, 4 जनवरी 2020 के पहले हमने एक एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए लगा दी, गवर्नमेंट ने उसको रिन्यू नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेट का क्या गौड़ खनिज का वो था, सेंट्रल माइनर मिनरल का था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पे कोल निकालने का पट्टा किसी को दे दिया, आई थिंक छिंदवाड़ा का केस था। इनका अभी कुछ भी नहीं है, इनको कोई रिन्यू नहीं किया। अब ये स्थायी निषेधाज्ञा का दावा ले आए कि स्थायी निषेधाज्ञा की साहब ये इनको रोका जाए। अब सवाल है कि आपके कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट काम में चली गई, वो कुछ वैल्यूएशन और लिमिटेशन इधर उधर भटक गई। सवाल है कोर्ट को ये देखना है कि क्या प्राइमा फेसी एनी कॉज ऑफ एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ। आप लोग कभी वाद कारण पे नहीं जाते, बाकी सब साहब वो कोर्ट फीस कम है नहीं हमने तो 2 चीजों पे कहा सर। साहब मैंने देखा है इन चीजों पर लोग नहीं, इसमें 2 वाद कारण लिखे सर हमने कि इन्होंने जो वाद कारण दिया हुआ है वो सिविल कोर्ट का, वो रेवेन्यू कोर्ट का स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है, वो यहाँ पे नहीं किया जा सकता। कौल साहब आपने अक्सर देखे होंगे, मैंने भी उनके साथ किए पर साहब एक बात लिखते हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट का, एन आयोटा इन चेंज ऑफ फैक्ट्स changes the precedent value of any judgment। मुझे आपने पढ़ा ना, बट सर जो यहाँ तो अब ये और ये देखना पड़ेगा, वो ये that already है, वो तो पूरा नहीं मैं 2 चीजें कह रहा हूँ सर। एक तो ये हो गया कि रेवेन्यू कोर्ट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में वो भी 7/11 में देखा जा सकता है कि भाई इट इज बार्ड बाय लॉ और नॉट, बिकॉज सेक्शन 257 बोलता है कि सब सिविल कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा अगर केस ऑफ डिमार्केशन इज कंसर्न। सुप्रीम कोर्ट ले लो ऑनरेबल अपने डीवी में, और ग्वालियर बेंच में ऑनरेबल आनंद पाठक साहब का, ऑनरेबल शील नागू साहब का है कि जहां भी सत्य की सहायता चाहिए हो तो सिविल कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन नहीं रहेगा,
म्यूटेशन, डिमार्केशन ये माइनर इश्यूज है, मेन है सत्य। सत्य जिसका, उसके बाद ये आता है। तो नहीं, यहाँ पे तो हमने प्राइमरी रिलीफ सीख गई है। वी कांट, तो एक पर्सन के आप तो रेवेन्यू कोर्ट से चले जाओ, वहां तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक लड़ते रहो, उसके बाद फिर सिविल। नो, इसमें थ्रो वाली बात ही नहीं है सर। चलिए, अब हो गया। आई थिंक वी हैव गिवन एनफ टाइम, है ना? ठीक है, तो हम हर्ट एंड रिजर्व कर लेते हैं। आई विल कंसीडर योर आर्गुमेंट, और ये है ना, ये इसमें कर दो हर्ट एंड रिजर्व। सर हमारे 2 आर्ग्यूमेंट प्लीज लिखा लीजिएगा। एक तो ये कि वो मत करो सर। थोड़ा, मुझे भी तो अपना नॉलेज इंप्रूव करनी है सर, R2 के लिए में है ना? फॉर दी अपीलेंट लेटर काउंसिल श्री अरविंद अवस्थी। और एक आर्गुमेंट सर कि इफ सच सबमिशन इज entertained my lord, the order 7 rule 11 will become a dead letter. This argument may also be. कोई लिखने की जरूरत नहीं। मतलब the fact is That you say the honorable Supreme Court, है ना, कि साहब कोर्ट मानती नहीं है साहब ये। नहीं, मेरा सबमिशन है। ये तो आपने जब इतना लिख दिया उसके बाद ऐसे तो नहीं, मैंने नहीं लिखा, वो तो कौन सा आपका है? अपील की तरह वी कैन ट्रीट इट एज अ सेकंड अपील। नो, सेकंड अपील। तो फॉर द अपीलेंट ये नोटिस टू रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ हैज नॉट बीन, ये एप्लीकेंट डिफेंडेंट आपके, फॉर कांची देवी आपका है, एंड फॉर रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ गैनालाल हैज नॉट बीन given notice by this court for respondent public defendant number 2 state next। ठीक है, ये नंबर था 56 ना? 55 सर। 55 55 arguments and admission were heard in the for order। ठीक है, ये इसमें साथ ये भी लगा, इसमें स्टेप कम देना। अगर माइलोट को ये लगता है कि बाद में अगर अभी लग रहा है तो अभी तो रिजेक्शन नहीं विड्रॉ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें लिबर्टी वैसे भी डिस्कस करने के बाद भी लिबर्टी तो देंगे। ठीक है, अब आप पूरा किसी का खून हम लिबर्टी नहीं सर, क्लाइंट का इंटरेस्ट देखना पड़ता है। लॉ पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बट क्लाइंट का इंटरेस्ट देखना पड़ता है। मेरा भी ये है कि हम आपको लिबर्टी दे सकते हैं कि आप उसमें आफ्टर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट यू मेक ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, पॉइंट आउट कि ये शुद्ध लॉ के क्वेश्चन है, नथिंग फैक्ट इज इन्वॉल्व, एंड देन वी कैन डायरेक्ट आफ्टर हियरिंग बोथ द लर्नड काउंसिल देयर इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन दे मे बी डिसाइडेड फर्स्ट, है ना? सुपीरियरली ऑर्डर 14 रूल 2 की एप्लीकेशन लगाने के लिए अनुमति देंगे। वीर से कि विधि के प्रश्न है तो आप यू कन्विंस द कोर्ट। साहब देखिए, इसमें वैल्यूएशन में कुछ लॉ का प्रश्न नहीं है, और ये एडवोलरम कोर्ट की आपका जजमेंट बोले साहब ये आप ये वाद मूल्यांकन इतना है, ये यहाँ की मतलब क्या कहते हैं वो मतलब क्या बेशकीमती जमीन है, उस पर ये बना हुआ है, पर इसके डिक्लेरेशन के लिए, सत्य घोषणा के लिए एडवोलरम कोर्ट फीस नहीं वो होगी, केवल वो कहते हैं ना जो ये 200 2000 ये उनमें रहती है कि सिंपलिसिटी डिक्लेरेटरी सूट हो। डिक्लेरेटरी सूट हो, लेकिन अगर किसी से आप कब्जा पा रहे हैं, यू डोंट हैव, तो आपको पूरा ही वो करना पड़ेगा सर। फिर ऑब्जर्व कर दें सर, इतने कर ठीक है, दें सर। ये इसमें ये लिख दो, है ना, फॉर दी ये अभी तो वही हो गई। तो क्या लिखूं आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम या न लिखूंगी? आप मतलब बस ये इतना लिख दें कि जो द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट रिलाइड अपॉन कैन बी कंसीडर्ड बाय द सिविल कोर्ट एट द स्टेज ऑफ आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम the letter counsel for the revisioner submits that he may be allowed to withdraw